Welcome to CMICS. We are going to discuss this geography sectional test. So इसको डिस्कस करते हैं। पहला जिसमें जो क्वेश्चन था 2001 से 2011 की जनगणना के बीच भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर है। ये सीधा सीधा सेंसस से क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज 17.64। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कैंपोस और लानोस घास के मैदान किस जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगेन इन कैंपोस लानोस इन सब के बारे में आपने सुना होगा। ये आपको मिलेंगे साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका की ये ग्रास फील्ड्स हैं। हमने दो तरह के घास के मैदानों को समझा है। आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दो तरह के घास के मैदान होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल और दूसरे होते हैं टेम्परेट। ऑल्दो आपको इन सबके नाम डिटेल में पता होना चाहिए, बट इन जनरल मैं आपको बता देता हूँ। ट्रॉपिकल की जब हम बात करते हैं तो कैंपोस, लानो, सवाना, ये ट्रॉपिकल का एग्जांपल है। ट्रॉपिकल का मतलब होता है जो ट्रॉपिक्स के बीच में आते हैं। दूसरा हमने यहाँ पे देखा टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब होता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके पोल के बीच में आते हैं। इसका मतलब होता है 23.5 से लेके ये जो 90 डिग्री तक जो आपको घास के मैदान मिलेंगे, जैसे कि स्टेपीज आपने सुना होगा, प्रेरीज आपने सुना होगा, ये एग्जांपल होंगे टेम्परेट के। यहाँ उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कैंपोस और लानोस किस जलवायु क्षेत्र में पाए जाएंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी, ये आपको मिलेंगे इन द सवाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सवाना में। सो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क भी होगा। होमवर्क ये है कि आपको जितने भी घास के मैदान हैं इनके नाम अच्छे से याद रख लेना। अगर आप लास्ट ईयर पेपर्स उठा के देखेंगे यू विल फाइंड कि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको सेपरेटली पता होना चाहिए कि वेल्ड कहाँ पे है, प्रेरीज कहाँ पे है, स्टेपीज कहाँ पे हैं, इनके कहाँ कहाँ पे कौन कौन से नाम है। यू शुड नो देम। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन है अमेजन बेसिन के नाम। अमेजन द मोस्ट डेंस मोस्ट इज रॉन्ग, MOST होना चाहिए। मोस्ट डेंस फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन बेसिन इज नोन एज, ये आप सब जानते होंगे, इसको हम सेल्वास बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए सेल्वास को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। क्वेश्चन भी पूछा गया है। लंग्स ऑफ द वर्ल्ड इसलिए भी बोलते हैं कि वर्ल्ड की 20 to 25% जो ऑक्सीजन है दैट इज रिलीज्ड बाय द सेल्वास एंड दैट इज द रीजन, इसको हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, ये है कहाँ पे? मोस्टली इन द ब्राजील, जो अमेजन रिवर है उसके आसपास के रीजन में। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है और बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत ही ज़्यादा डेंस है। और बहुत ज़्यादा डेंस होने की वजह से यहाँ से ऑक्सीजन का रिलीज परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इनको हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सेल्वास। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग्स है। देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग में हो सकता है कई बार आपको सभी चीज़ें ना आती हों, लेकिन यहाँ पे हमें आपका थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का उपयोग करके हम सही आंसर दे सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि सामने रिवर्स दिए हैं, उनके सामने दिए हैं उनके जो सोर्सेस हैं या जहाँ से वो ऑरिजिन होती हैं। नाउ ऑरिजिन में हो सकता है कि आपको सभी चीज़ों का ना बताओ, लेकिन यहाँ पे एक या दो पता भी होते हैं तो हम यहाँ पे सही आंसर निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेते हैं कि हमें ऊपर वाले 3 का नहीं पता है इन सम केस, देन इन दैट केस हम ये जरूर जानते हैं सब लोग कि नर्मदा का जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम द अमरकंटक, विच मीन्स कि डी का जो सही ऑप्शन है दैट शुड बी 1। ठीक है, डी का 1 हो सकता है। हम देखते हैं डी में 1 किसमें, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें D1 है, बाकी किसी में D1 नहीं है। इसका मतलब सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। सो ये आपको इसमें याद रखना है। सो इस क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। देन मूविंग ऑन, इसमें हमें ये नेशनल पॉलिसी से जो हमारी राष्ट्रीय नीति है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। उन्होंने निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्यों की पहचान करें। शिशु मृत्यु दर को, अब देखो ये आपको जो पॉपुलेशन पॉलिसी और सेंसस को कर लेना होगा। पॉपुलेशन पॉलिसी में एक बार देख लेना क्या टारगेट्स हैं। इसके अलावा आपको सेंसस को भी देखना होगा कि सेंसस में चाहे वो TFR कहाँ पे ज़्यादा है, MMR कहाँ है, या कहाँ पे SC का परसेंटेज कितना है, ST का कितना है, ऐसे जितनी भी चीज़ें सेंसस में देंगी आपको एक बार देखना होंगी इनको अच्छे से। पहला है शिशु मृत्यु दर को कम करके प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से कम करना। क्या ये टारगेट था? हाँ। IMR को हमें 30 पे लेके आना था, ये टारगेट था उसमें। दूसरा था MMR को हमें 100 पे लेके आना, ये भी टारगेट था। तीसरा था संचारी रोगों को रोकना, नियंत्रित करना। संचारी रोग का मतलब होता है जो कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, क्या उनको कंट्रोल करना टारगेट था। एंड लास्ट है देश में महिलाओं में 100% साक्षरता हासिल करना। क्या ये टारगेट था? नहीं। 100% लिटरेसी की बात उसमें हमने अभी नहीं की थी। तो इसका मतलब है 4th गलत हो जाता है। अब अगर 4th गलत हो जाता है इसका मतलब है 3 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। कौन कौन से? ये वाला और ये वाला। These 3 आर एलिमिनेटेड। और अगर ये 3 एलिमिनेट हो जाते हैं
तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर, राइट। नाउ मूविंग ऑन, तो ये आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्ट्रीट वेयर द एडम्स ब्रिज लोकेटेड इज। एडम्स ब्रिज आप सबने इसका नाम जो राम सेतु है बेसिकली उसी को एडम्स ब्रिज बोला जाता है। तो जो राम सेतु है ये पाक स्टेट में है। पाक स्टेट कहाँ पे है? ये इंडिया श्रीलंका के बीच आप देखोगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी, एक आप गल्फ ऑफ मन्नार मिलेगा और दूसरा आपको पाक स्टेट मिलेगा। तो पाक स्टेट में एडम्स ब्रिज है, ठीक है, ये याद रखना अच्छे से। इसी को जो हमारी पौराणिक मान्यता है उसमें राम सेतु भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ITCZ का विस्थापन उत्तरी गोलार्ध में समुद्र की तुलना में भूमि की सतह पर अधिक होता है। ये सही है। क्यों सही है? देखिए पहले तो आप लोग थोड़ा सा जान लो कि ITCZ होता क्या है, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। आप सब लोगों ने प्रेशर बेल्ट को पढ़ा होगा अच्छे से। मान लेते हैं ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री नॉर्थ, ये 5 डिग्री साउथ। यहाँ से हम देखते हैं, आपने प्रेशर बेल्ट में देखा होगा कन्वेक्शन करंट जनरेट होते हैं, ऊपर जाते हैं, पूरा प्रेशर बेल्ट बनाते हैं। इधर हमने देखा था, इधर आप देखते होंगे, इधर आपसे कुछ विंड्स आती हैं जो आके इधर आके मिलती हैं, कुछ ऐसे। नाउ ये जो विंड्स आ रही हैं आके जिस प्लेस पे मिलेंगी, कौन कौन सी विंड? ये वाली, दिस एंड दिस, मतलब ये वाली जो विंड्स हैं जिस प्लेस पे आके मिलेंगी उसी प्लेस को बोला जाता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये जो विंड है इनको बोला जाता है ईस्टर्ली विंड्स हैं, ये पूर्वा पवनें हैं। ये पूर्वा पवनें जहां पे आके मिलती हैं उसको हम बोलते हैं ITCZ। अभी तो इसमें हमें थियोरेटिकली ये दिख रहा है कि 0 डिग्री के अराउंड आके मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो 0 डिग्री के अराउंड नहीं होता है। ये हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगा। कितना ज़्यादा होगा ये? तो ये ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहता है। जैसे अगर मैं आपको बात करूँ, जून के महीने में तिब्बतन प्लेटू के आसपास होता है, ठीक है, तो काफ़ी ऊपर नीचे शिफ्ट होता है। जिस जोन में ईस्टर्लीज आपस में मिलती हैं उसको हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब देखो ITCZ का जो हम डिस्प्लेसमेंट बात करें, ऊपर नीचे शिफ्टिंग की बात करें, तो ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि लैंड एरिया अगर ज़्यादा होगा, जहाँ लैंड ज़्यादा होगा वहाँ हीट ज़्यादा होगी, और जहाँ हीट ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा। जहाँ लो प्रेशर होगा ITCZ उधर मूव करेगा। इस वजह से आपको ये दिखाई देगा कि गर्मियों में ये लैंड पे ज़्यादा विस्थापित होता है एज कम्पेयर टू द सी। आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी है सी और लैंड की याद रखना चाहिए। लैंड में जल्दी गर्म हो जाती है लैंड, और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। लैंड जल्दी गर्म भी हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल इफेक्ट आपने सुना होगा, उसको इसको ही बोलते हैं। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा जल्दी गर्म भी और ज़्यादा जल्दी ठंडी भी। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम ओशंस की बात करें तो ओशंस का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उनका नेचर होता है कि वो जल्दी गर्म भी नहीं होते हैं और जल्दी ठंडे भी नहीं होते हैं। गर्म होने में भी उनको एक लंबा समय लगता है और ठंडे होने में भी एक टाइम लगता है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो इस तरह से काम करता है। तो पहला हम बात करते हैं ए। दूसरा क्या बोला गया? ग्रीष्म ऋतु में समुद्र की सतह स्थलीय सतहों की तुलना में अधिक गर्म होती है। देखो ये गलत है। क्यों गलत है? मैंने अभी आपको बताया। इन द समर्स क्या होगा? समर्स में अगर हम बात करें, समुद्र की सतह उतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाएगी एज कम्पेयर टू द लैंड। लैंड बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, और जो पानी है, समुद्र है, वो गर्म होने में टाइम लेता है। इसका मतलब होता है कि लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सी। तो आपका आर गलत हो जाता है। इसका मतलब है ए सही है लेकिन आर गलत है। ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग। तो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर, राइट। मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। या शिलोंग स्थित है। देखो इसका सीधा सीधा आंसर है जो शिलोंग है, आपने सुना होगा, ये मेघालय की कैपिटल है। इट इज लोकेटेड ऑन द खासी हिल्स। ये खासी हिल्स पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर आपका खासी हिल्स हो जाएगा। देन मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से भारत में सबसे पुरानी चट्टानें किस क्षेत्र से हैं? अगर इसमें हम बात करें तो इंडिया में सबसे पुरानी जो रॉक्स आपको मिलती हैं, सबसे पुरानी रॉक्स आपको मिलेंगे आर्कियन रॉक्स। सबसे पुरानी आपको जो रॉक्स मिलती हैं वो मिलती हैं आर्कियन रॉक्स, ठीक है। आर्कियन रॉक्स आपको सबसे पुरानी रॉक्स मिलेंगी। आर्कियन रॉक्स के बाद में
इसके बाद में आर्कियन, देखो आर्कियन रॉक्स अपने आप में टेक्टोनिक ओरिजिन की थी और आई कैन से वोल्केनिक ओरिजिन की थी। इसका मतलब होता है इनका निर्माण लावा से हुआ है। जितनी भी आर्कियन रॉक्स हैं, ग्रेनाइट, जिनके जैसे ग्रेनाइट उसका एक एग्जांपल हो सकता है, गैब्रो उसका एक एग्जांपल है, ये सबका फॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम द लावा। ठीक है, जो अर्थ के अंदर से मैग्मा निकलता है उससे इनका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये आर्कियन रॉक्स हैं। जब आर्कियन रॉक्स का वेदरिंग एंड इरोजन होता है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, वो विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, तो उससे फॉर्मेशन होता है धारवाड़ रॉक्स का। आर्कियन रॉक्स के बाद में फॉर्मेशन हुआ है धारवाड़ रॉक्स का। ठीक है, और जब धारवाड़ रॉक्स का वेदरिंग एंड इरोजन हुआ तो इसके बाद में दूसरी रॉक्स बनी हैं, चाहे वो विंध्यन रॉक्स की हम बात कर लें, चाहे हम वहाँ पे कडप्पा रॉक्स की बात कर लें। धारवाड़ के बाद में वैसे कडप्पा रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद में विंध्यन और जो दूसरी रॉक्स गोंडवाना, इन सब का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर सीक्वेंस में जियोलॉजिकल सीक्वेंस के हिसाब से, तो यू विल फाइंड कि धारवाड़ इन सब में जो दिए गए हैं यहाँ पे, इन सब में धारवाड़ रॉक्स सबसे पुरानी है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन में आर्कियन रॉक्स होता, इन दैट केस आर्कियन रॉक्स वुड बी द राइट आंसर, नॉट द धारवाड़। धारवाड़ के बारे में एक दो चीजें और आप जानना, धारवाड़ रॉक्स ऐसी रॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा मिनरल रिच होती हैं। ऑल्दो आर्कियन रॉक्स में भी मिनरल्स होते हैं, बट आर्कियन रॉक्स की एक समस्या है, प्रॉब्लम ये है कि काफी हार्ड होती हैं, और चूंकि ज्यादा हार्ड होती हैं इसलिए मिनरल्स को निकालना इनसे आसान नहीं होता है। इसी वजह से इंडिया के जितने भी टॉप मिनरल प्रोड्यूसिंग रीजन्स होते हैं वहाँ मोस्टली आपको धारवाड़ रॉक्स मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका में जो बाबा बोदान हिल्स और जो सराउंडिंग रीजन्स है ना, ये दैट इज रिच इन द धारवाड़ रॉक्स। या फिर छोटा नागपुर प्लेटू मोस्टली कंपोज्ड ऑफ द धारवाड़ रॉक्स। जितने भी मिनरल्स हैं यू विल फाइंड इन द धारवाड़ रॉक्स। सो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा धारवाड़, बट रिमेंबर अगर आर्कियन यहाँ पे दिया होता तो आर्कियन वुड बी द राइट आंसर। तो हमें चार में से देखना होगा कि इनमें से कौन सा है। नाउ मूविंग ऑन, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत महान हिमालय में मानसरोवर झील के पास में है ना। हमें बस ये देखना है कि इनका जो सोर्स है, जो मानसरोवर लेक है उसके पास में कौन कौन सी रिवर्स हैं। अब देखो मानसरोवर लेक आपको याद रखना है, ये देखा जाए तो आपने अगर देखा होगा तो ग्रेट कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं, ग्रेट हिमालय है, मिडिल हिमालय और उसका शिवालिक है, और इधर जाके आपको मिलती है मानसरोवर लेक। तो ये जो रिवर्स हैं जो इधर से ओरिजिनेट होती है उनका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है इसमें, देखो यहाँ पे आपको कौन कौन सी रिवर मिलेंगी इसको हम देख लेते हैं। एक इससे निकलती है यहाँ से, मान लीजिए मानसरोवर लेक है तो यहाँ से एक निकलती है आपकी इंडस। ठीक है, पहली जो रिवर यहाँ से निकलती है वो होता है इंडस। दूसरा हम देखें यहाँ से निकलती है सतलज वहाँ पे राकस्ताल करके एक प्लेस है, वहाँ से निकलती है। और तीसरी एक रिवर इधर निकल आती है ब्रह्मपुत्र, जो अरुणाचल प्रदेश में साउथवर्ड टर्न लेते हुए इंडिया में एंटर कर जाती है। तो 3 रिवर्स हैं जो कहाँ से निकलती हैं, फ्रॉम द मानसरोवर लेक या उसके पास वाले रीजन से। तो इसके हमें नाम याद रखना है, इंडस, सतलज, इसीलिए इनको एंटीसीडेंट रिवर्स भी बोलते हैं। ऐसी रिवर्स के लिए एक टर्म उपयोग करी जाती, एंटीसीडेंट रिवर्स। एंटीसीडेंट रिवर्स, एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि जो हिमालय को कट करते हुए निकलती हैं, तीनों हिमालय को। गंगा एंटीसीडेंट नहीं है क्योंकि गंगा ये जो ग्रेट हिमालय को कट नहीं करती। यमुना भी एंटीसीडेंट नहीं है क्योंकि वो भी ग्रेट हिमालय को कट नहीं करती, बट ये एंटीसीडेंट है। इनफैक्ट कोसी भी एंटीसीडेंट है। तो जो जो ऐसी रिवर्स हैं जो पूरे हिमालय को कट करके निकलती हैं उनको हम एंटीसीडेंट रिवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें याद रखना है। तो अब इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो हम देखते हैं, हमारे 3 ऑप्शन हमने देखे, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलज। इसका मतलब है ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन, हाँ अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा या उसके पास स्थित निम्न वायुमंडलीय दबाव और आरोही हवा के क्षेत्र को कहा जाता है। यह सीधा सीधा ITCZ इसका आंसर अभी जो मैं आपको बता रहा था ना, जो एरिया ऑफ द लो एटमॉस्फेयर के प्रेशर जहां पे जाके जो ईस्टर्लीज आपस में मिलती हैं उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ITCZ। अच्छा, ITCZ के बारे में एक दो चीजें आप याद रखना, इसके आसपास का जो रीजन है उसको डोल्ट्रम भी बोला जाता है। उसका कारण क्या है, अगर आपने प्रेशर बेल्ट्स पढ़े होंगे तो वहां पर देखा होगा, वहां पे वर्टिकल करंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल करंट्स नहीं होते। मतलब हवाएं ऊपर की ओर चलती हैं, हॉरिजॉन्टल हवाओं का पुश आपको नहीं मिलेगा, इसलिए उसको हम डोल्ट्रम भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ITCZ। माहे और यनम केंद्र शासित प्रदेश किसके हिस्से हैं, इसका सीधा सीधा आंसर पुडुचेरी है। अगर आपने मैप देखा होगा थोड़ा सा भी तो आपने देखा होगा, दे आर द पार्ट ऑफ पुडुचेरी।
बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल, चौक, कोयला इसके उदाहरण हैं। देखो ये जो डिपॉजिट्स हैं ना, मैं आपको बता रहा था, अभी मैंने रॉक्स बताया, तो रॉक्स में हम कौन कौन से देख रहे थे? रॉक्स में हमने देखा सबसे पहला होता है फॉर्मेशन आर्कियन का, सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ आर्कियन का। आर्कियन के बाद में होता है धारवाड़ का। धारवाड़ के बाद में होता है दूसरी रॉक्स, जैसे कडप्पा वगैरह, गोंडवाना, है ना, ये सब सो ऑन। अब विंध्यन, ऑफ कोर्स पहले विंध्यन है, उसके बाद में गोंडवाना है। विंध्यन सीक्वेंस में पहले है, उसके बाद में गोंडवाना का नंबर आता है। अब देखो इसमें हमें याद क्या रखना है, आर्कियन तो अपने आप में वॉल्केनिक नेचर की है, इसका मतलब इनका फॉर्मेशन मैग्मा से हुआ है, इसलिए उनको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। इसके बाद में ये जो आर्कियन का वेदरिंग एंड एरोजन होता है, उससे फॉर्मेशन हुआ धारवाड़ रॉक्स का। इसका मतलब होता है कि जब वेदरिंग एंड एरोजन से कोई सी भी रॉक बनती है तो अपने आप में उनका नेचर हो जाता है सेडिमेंट्री, क्योंकि वो लेयर्स में उनका डिपोजिशन होता है। इसका मतलब है जो धारवाड़ रॉक्स हैं वो भी सेडिमेंट्री हैं। बाद में जब धारवाड़ का वेदरिंग एंड एरोजन हुआ तो कडप्पा का फॉर्मेशन हुआ, इन दोनों का हुआ तो विंध्यन का हुआ, उसके बाद में गोंडवाना का हुआ। आर्कियन के बाद में जो रॉक्स आपको दिखाई देंगी उनका नेचर होगा सेडिमेंट्री नेचर। इसका मतलब होता है, अब देखो आर्कियन में आपको क्या मिलेगा, आर्कियन में आपको मिलेंगे जो हार्ड मिनरल्स होते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट, गैब्रो, ये मिलेंगे आर्कियन में। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, बलुआ पत्थर, दैट इज द सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, चौक, कोल। कोल तो जहां पे भी आ जाए तो आपको याद रखना है इट इज रिलेटेड टू गोंडवाना रॉक्स। इंडिया का 98% कोल इज फाउंड इन द गोंडवाना रॉक्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अच्छा ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल, ये सब कहाँ मिलते हैं, तो ये विंध्यन रॉक्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ जितनी भी रॉक्स हैं इनका अपने आप में नेचर हो जाता है अवसादी, या इंग्लिश में बोले तो सेडिमेंट्री नेचर। यहाँ पे अगर उन्हें ग्रेनाइट वगैरह दिया होता तो उसका आंसर होता आर्कियन, बट ये जो दिए हुए हैं उसका आंसर क्या होगा, सेडिमेंट्री। सो दीज आर द सेडिमेंट्री इन द नेचर। नाउ मूविंग ऑन, तो ये आपका सही आंसर इसका सेडिमेंट्री होगा। ऑटम इक्विनॉक्स कब होता है, देखो ये सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स आई होप आप लोग समझते होंगे। इक्विनॉक्स मतलब कुछ भी नहीं है, आपको याद रखना है कि जहां पे दिन और रात बराबर हो जाते हैं, दैट इज द इक्विनॉक्स, ठीक है। इसको अगर आपको कंफ्यूजन होता हो तो इसका एक तरीका मैं बता देता हूं आपको याद करने का। जैसे मान लो इसको हम बोलते हैं एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारी इक्वेटर है 0 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मान लेते हैं सन है, ठीक है। आपको एक चीज़ जरूर याद रहेगी, हम इंडिया में से कर्क रेखा पास होती है, और कर्क रेखा पास होती है और हमारे यहाँ 21 जून को ये एकदम 21 जून को एकदम परपेंडिकुलर होती है ऑन द कर्क रेखा। इसका मतलब है कि सन की डायरेक्ट हीट मिलती है। इसका मतलब 21 जून को सन कहाँ है, यहाँ पे। अब इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, इसके बाद नीचे ही आएगा। तो जून के बाद में क्या होता है, 23 सितंबर को ये नीचे, ठीक है। जब नीचे होगा मतलब कि इक्वेटर पे होगा, इक्वेटर पे होगा तो डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी, जब डायरेक्ट सनलाइट इक्वेटर को मिलेगी तो दोनों उसमें बराबर मिलेगी। इसका मतलब होता है इस पर्टिकुलर डे पे दिन और रात बराबर होंगे। कौन से डे पे, 23 सितंबर। इसके बाद में कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा है। सितंबर के बाद में यहाँ पर आता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को जो हमारा सन है परपेंडिकुलर होगा ऑन द मकर रेखा, तो उस दिन यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी रात होगी, क्योंकि हमारे यहाँ उस दिन सर्दी होगी। इसके बाद में आगे अगर हम चलें तो वापस से फिर जाएगा, और ये होता है 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च को अगेन यहाँ पे इक्वल डे और नाइट होंगे। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये जो ऑटम इक्विनॉक्स है ये कब होता है, 23 सितंबर। तो इसका सही आंसर होगा 23 सितंबर। नाउ मूविंग ऑन, विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर सुंदरबन है। सुंदरबन सब जानते होंगे वेस्ट बंगाल में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वैसे आपको अभी जो रिसेंट का फॉरेस्ट सर्वे है ISFR की जो रिपोर्ट आई है, यू हैव टू फाइंड आउट एज पर द ISFR रिपोर्ट कौन से, देखो सुंदरबन तो सभी को याद रहता है, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं कि उसके बाद में कौन सा है। उसके बाद याद रखना गुजरात है, ठीक है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि एज पर द रिसेंट ISFR रिपोर्ट इंडिया में मैनग्रोव का जो
रीजन है, फॉरेस्ट रीजन है, वो कौन से स्टेट में कितना परसेंटेज है। देन मूविंग ऑन, हिमालय का उत्थान किसके द्वारा किया गया था। देखो हिमालय के अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो आपने अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा एक्चुअल में इंडिया पार्ट था अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है, या मैं बोलूँ गोंडवाना लैंड जो हुआ करता था उसका पार्ट था। गोंडवाना लैंड में से एक रीजन ब्रेक होता है, अपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ता है। तो कुछ इंडिया का ऐसा वाला सेक्शन था, कुछ ऐसा सेक्शन था जो इधर ये मान लो इंडो, यहां पे ये यूरेशियन प्लेट थी, यहां ये टेथिस सी था, टेथिस सी। ये इंडिया का रीजन जो आगे बढ़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये आगे बढ़ता गया, बढ़ते हुए जब जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया तो ये जो टेथिस सी के सेडिमेंट्स थे ये ऊपर राइज किए, और जब ये ऊपर राइज किए तो उससे फॉर्मेशन हुआ है हिमालय का। हालांकि इसको आप डिटेल में पढ़ोगे इन द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, बट यहाँ समझने के हिसाब से इतना आप समझ सकते हो कि जब ये दोनों आपस में टकराई, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, तो बीच में जो टेथिस सी था उसके जो नीचे रिमेन्स थे, वो जो जियोसिंक्लाइन में रिमेन्स हुआ करते थे वो ऊपर उठ गए, और उनके ऊपर उठने के बाद में फॉर्मेशन हुआ है हिमालय का। ठीक है, इसीलिए वो यंग फोल्ड माउंटेन है। तो आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि जब भी हिमालय की बात आए तो किससे फॉर्मेशन हुआ है उसका, टेथिस सी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ मूविंग ऑन, यस, केन बेतवा चंबल। देखो यहाँ इसका सीधा सीधा मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, केवीसी, केन बेतवा चंबल, केवीसी, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये यमुना की सहायक नदियां, याद रखना है। यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन होता है, केवीसी से आप याद रखना, केवीसी किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की। देन अगला है अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है। अब इसकी जरा लोकेशन आप ध्यान रखो, अरावली कहाँ आएगा, राजस्थान के पास में, विंध्याचल कहाँ आएगा, नीचे, इनके बीच में क्या मिलेगा आपको, मालवा प्लेटू। तो करेक्ट आंसर वुड बी द मालवा प्लेटू। तो ऑप्शन ए यहाँ का सही आंसर होगा। देन मूविंग ऑन, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। गोंडवाना क्षेत्र में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। गोंडवाना क्षेत्र कोयला, नमी और सल्फर और फास्फोरस से पूरी तरह मुक्त है। तो इसमें देखें तो इसका सिर्फ करेक्ट 1 होगा। क्यों गोंडवाना, पहले तो आप याद रख लो कि गोंडवाना जब भी आए तो आपके माइंड में बार बार क्लिक करना चाहिए कोल, 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 दो चीजें हैं, कार्बोनिफेरस के नाम से भी कोल क्लिक करना चाहिए और गोंडवाना के नाम से भी कोल क्लिक करना चाहिए। तो गोंडवाना का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे कोल होगा। ठीक है, तो और अब कोल में इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है बिटुमिनस टाइप का कोल। ठीक है, एंथ्रेसाइड की अवेलेबिलिटी इंडिया में बहुत कम है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मिलता है बिटुमिनस, विच मीन्स दैट कि गोंडवाना लैंड में क्या मिलेगा, बिटुमिनस कोल पाया जाएगा। दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। गोंडवाना कोयला इट इज फ्री, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द मॉइस्चर, सल्फर एंड फास्फोरस। आपने एक चीज सुनी होगी, कोल के कारण ही जब हम कोल की बर्निंग होती है ना, वहां से सल्फर के बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इन्वायरमेंट पढ़ा होगा या न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि जो कोल प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, वहां से सल्फर के बहुत सारे ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं, नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं, फॉस्फोरस भी रिलीज होता है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि कंप्लीटली फ्री नहीं हो सकते। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे गलत होगा। अब यहाँ पे आपके मन में डाउट आएगा कि अगर हमें ना पता हो तो एक चीज याद रखना, जो एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं ना, एकदम एक्सट्रीम, कि इट इज ओनली ट्रू और कंप्लीटली फ्री, हाँ उन्होंने बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया है, कंप्लीटली फ्री, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही सही होता है, अदरवाइज ऐसे स्टेटमेंट गलत ही होते हैं मोस्टली, क्योंकि एब्सोल्यूट नेचर की कोई चीज नहीं हो सकती। इसका मतलब होता है कि अगर हम कोल की बात करें तो कोल कंप्लीटली फ्री नहीं है फ्रॉम द सल्फर। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का उपयोग करके इसको आंसर दे सकते हो। इसका मतलब है कि ए तो 1 तो सही होगा लेकिन 2 गलत होगा, विच मीन्स 1 ओनली शुड बी द राइट आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन, 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। देखो इसको अध्यारोपित, इसको हम सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री बोलते हैं। कारण क्या है, एक होता है नेचुरल बाउंड्री, जैसे कि हम म्यांमार और इंडिया के बीच में देखें, एक रिवर्स एक जो हम देखते हैं ना, एक बाउंड्री बनती है, क्यों बनती है, हिली रीजन वगैरह की वजह से, तो वो सुपर इम्पोज्ड नहीं है। लेकिन इंडिया और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो रेडक्लिफ महोदय, रेडक्लिफ बाउंड्री भी बोलते हैं उसको हम, उन्होंने पेपर लिया, पेपर पर दोनों का मैप दिया और पेपर पे ही डिवीजन कर दिया। ना तो उन्होंने कभी जाकर उन प्लेसेस को विजिट किया कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे जा रहे हैं, ना ही उन्होंने जाके कुछ देखा वो कौन सा रीजन है। जो डिवीजन हुआ पूरा मैप उठा के वो पूरे मैप पे कर दिया गया।
इसी वजह से इसको सुपर इम्पोज्ड बोलते हैं। आप ये समझ लो कई बार ये स्थिति बनी कि जो जब बॉर्डर बनाई गई तो कई लोगों का घर तो आ रहा है एक देश में, मान लो इंडिया में, और जमीन चली गई पाकिस्तान में, या फिर एक गांव में स्थिति बन गई कि आधे गांव इंडिया में आधे गांव पाकिस्तान में। ये इसीलिए था क्योंकि उन एक्चुअल एरियाज को कभी विजिट ही नहीं किया गया, ठीक है, सब मैप पर पूरा डिवीजन हो गया। सो द करेक्ट आंसर है सुपर इम्पोज्ड, तो इस सुपर इम्पोज्ड होगा। रेड क्लिफ बाउंड्री बोलते हैं इसको हम। उसके बाद में कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर्स हैं, या 7 सिस्टर्स में याद रखना सिक्किम भी उसका पार्ट नहीं है, ठीक है ना, 7 सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता है। अब यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। देन मूविंग ऑन, मध्य प्रदेश में लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लैटराइट आपको अगर पता होगा तो मध्य प्रदेश के साउथ में मिलती है। साउथ में यहाँ पे कौन सा जिला होगा? छिंदवाड़ा। तो डी इसका सही आंसर होगा। केवई और जोहेला नदियों में क्या समानता है? देखो केवई और जोहेला नदी दोनों कहाँ से निकलती हैं? मैकल रेंज से निकलती हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा मैकल रेंज, ऑप्शन बी। देन मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? अगर आपने मध्य प्रदेश के मैप में या थोड़ा सा भी आपने अगर देखा होगा तो एमपी में सबसे ज़्यादा, अगर हम एमपी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल आपको कहाँ मिलेगी? ये जो रीजन है यहाँ पे आपको ज़्यादा रेनफॉल दिखाई देगी। ये कौन सा रीजन होगा? अगर आप मैप पर थोड़ा सा समझना चाहें तो ये अपने आप में साउथ ईस्ट रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है ये? साउथ ईस्ट। यहाँ पे आपको ज़्यादा रेनफॉल मिलेगी। जो धूपगढ़ वगैरह इधर इसी रीजन में आएंगी, या और जो जिले हैं ना मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, यहाँ पे आपको ज़्यादा रेनफॉल मिलेगा। इसका मतलब है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्टर्न पार्ट इसका सही आंसर होगा। देन उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है मिसलेनियस का, सीधा सीधा इसका आंसर जयपुर है। वैसे ही सभी के मुख्यालय दिए गए हैं, आप चाहो तो इनको याद रख सकते हो। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ पे है? महेंद्रगिरी है उड़ीसा में। उड़ीसा में महेंद्रगिरी है, ये इसका सही आंसर है। देन मूविंग ऑन, इसकी पीक याद रखना 1501 इसका हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी का। देन ग्रीष्मकाल के दौरान उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा का स्थानीय नाम बताइए। लू, आप सब जानते हैं, अभी चल भी रही है। देन उन वनों का नाम बताइए जिनमें सागौन सबसे प्रमुख प्रजाति है। याद रखना सागौन हमेशा जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वहां पाया जाता है। डेसिडुअस आप आई होप सब समझते होंगे, जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, जहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं इन द ऑटम सीजन, और आई कैन से इन द समर्स में पत्तियां गिरा देते हैं, उसको हम बोलते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो हमारे यहाँ कहाँ मिलेंगे? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ध्यान रखना एवरग्रीन में नहीं मिलते हैं, नहीं तो वो आंसर लगा दो आप। और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इसका सही आंसर होगा। देन मूविंग ऑन, भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी है, ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? इसका आंसर है काली नदी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ उसका। आई होप देखिए, नेपाल की अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में आपने सुना होगा एंग्लो नेपाल वॉर, सुना होगा 1814 टू 1814 से लेके 1814 से लेके 1816 के बीच में एंग्लो नेपाल वॉर हुआ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंग्लो नेपाल वॉर हुआ। इसमें एंग्लो नेपाल वॉर में ब्रिटिशर्स जीत गए, ठीक है, नेपाल वालों को हरा दिया उन्होंने। गोरखा जो वहाँ के राजा थे उन लोगों को हरा दिया। हराने के बाद में इनके बीच में सगौली की संधि होती है, सगौली ट्रीटी होती है। सगौली इंडिया में ही है, चंपारण में। इस ट्रीटी में ये बोला गया कि जो नेपाल का रीजन है, अब आपने अगर थोड़ा सा देखा होगा अगर नेपाल को, तो हमें देखते हैं उत्तराखंड से लगा हुआ है ये नेपाल का रीजन। उन्होंने बोला किस किस के बीच में होगा, तो उन्होंने बोला कि यहां से आपकी जो काली नदी निकलती है, कौन सी रिवर? काली रिवर, और इधर एक मैची रिवर है, ठीक है ना। तो काली रिवर को हम वैसे महाकाली, वहां पे महाकाली भी बोला जाता है। इसका एक और नाम है शारदा रिवर। बोला गया कि मैची रिवर और एक काली रिवर के बीच का जो रीजन होगा ये नेपाल है, ये नेपाल की बाउंड्री है। अब इसी को लेके अगर आपने लास्ट ईयर सुना होगा तो एक डिस्प्यूट हो गया था, जिसमें कि नेपाल की तरफ से क्लेम किया गया कि जो काला पानी वाला रीजन है, जो काला पानी वाला रीजन है वो किसका पार्ट है? वो नेपाल का पार्ट है, और वो इंडिया ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है। वहां पे आपको रोड नहीं बना देंगे। एक रोड बनाई जा रही थी लिपलेक तक। अब इसमें हुआ क्या था मैं आपको समझाता हूँ, ये क्यों पूरा विवाद जनरेट हुआ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे काली रिवर की बात की गई, राइट।
अब देखो काली रिवर जो है ना, इसका ओरिजिन देखा जाए तो काली रिवर बनती है 3 ट्रिब्यूटरीज से बनकर। एक यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, मैं इसी उससे समझा देता हूँ आपको, ये नेपाल मान लेते हैं, नेपाल वाला रीजन है, ये मान लेते हैं काली रिवर है। अब देखो काली रिवर बन रही है 3 नदियों से, 3 ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं। ये जो है ना इधर से आने वाली ट्रिब्यूटरी, ये है लिम्पियाधुरा बोलते हैं इसको, लिम्पियाधुरा। ये जो दूसरी है ना, इसको हम बोलते हैं काला पानी। और ये जो तीसरा रीजन है यहाँ पे, ये लिपुलेख वाला रीजन है, ठीक है। ये लिम्पियाधुरा, ये काला पानी और ये लिपुलेख, और ये पूरा रीजन इंडिया का। अब बोला तो ये गया कि जो नेपाल की बाउंड्री है फ्रॉम काली रिवर टू मेची रिवर होगी। अब समस्या यहाँ पे एक ये है, प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, अब नेपाल का क्या बोलना है, अभी उन्होंने जो बोला कि हमारा जो रीजन है ना काली रिवर से है, हम ही मानते हैं, तो इंडियन बोला हाँ हम भी मानते हैं। बोले तो काली रिवर तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, लिम्पियाधुरा से। इसका मतलब है कि ये जो रीजन है ना, ये वाला जो आपने इंडिया में कर रखा है, ये हमारा पार्ट होगा। इंडिया का बोलना था नहीं, हम मानते हैं कि काली रिवर कहाँ से होती है, लिपुलेख वाला जो रीजन है। तो इसका मतलब है कि इंडिया जो ये जो वाला रीजन है तो इंडिया का ही रहेगा, आपका सिर्फ यहीं तक है। और जो डिस्प्यूट था वो भी यही था कि एक ही यहाँ पे जो हमने सड़क बनाई थी लिपुलेख दर्रे तक, लिपुलेख पास का आपने सुना होगा। लिपुलेख पास इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा की हम बात करते हैं वो लिपुलेख पास से ही होते निकल सकती है। इसमें फिर हमें नाथुला जाने की जरूरत नहीं है, सिक्किम जाने की जरूरत नहीं है। तो समस्या हुई कि नेपाल का बोलना था। मैं आपको फिर से थोड़ा सा क्लियरली इसको बना देता हूँ। इसको अगर आप देखना चाहो तो कुछ ऐसा है, 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। ये लिम्पियाधुरा है, ये काला पानी है और ये लिपुलेख है। नेपाल का बोलना है कि काली रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसलिए जो ये वाला हिस्सा है ये हमारा पार्ट होगा। इंडिया का बोलना है कि नहीं ये लिपुलेख से होती है, इसलिए ये वाला पार्ट हमारा होगा। अभी तक देखें तो हमारे पास में ही और हमारे पास में ही रहेगा, कोई ले भी नहीं सकता ऐसे तो। लेकिन नेपाल ने जो बीच में बोला था ना काला पानी, आपने सुना होगा, काला पानी को लेके जो विवाद हुआ था वो काली रिवर को लेके ही हुआ था, और उसका जो जड़ था वो ये था, उसका बैकग्राउंड जो सेगोली की ट्रीटी उसमें था। दोनों अपनी तरफ से क्लेम कर रहे थे। हमारा क्लेम था कि नहीं लिपुलेख से होती है और उसी हिसाब से चीजें चलेंगी। इनका क्लेम था कि नहीं हम लिम्पियाधुरा से मानेंगे काली रिवर को, बाद में काली रिवर इन तीनों से मिलकर बनती है। तो काली रिवर के बारे में आपको याद रखना है कि नेपाल की बाउंड्री बनाती है। इसको शारदा रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको महाकाली भी बोलते हैं, काली माता के नाम पर इसका नाम है। और ये इसकी नेपाल की बाउंड्री के हिसाब से इसलिए जरूरी है। और थोड़ा विवाद भी हो चुका है इंडिया नेपाल के बीच में इसको लेकर, तो आपको पता भी होना चाहिए। चलिए मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काली रिवर, ठीक है। मध्य प्रदेश में भारत में सीमेंट का प्रमुख उत्पादक है, क्यों ज्यादा होता है इंडिया में प्रोड्यूस। देखो इंडिया में इनफैक्ट अगर हम बात करें एमपी के अलावा इंडिया में भी जो जहां पे विंध्यन रॉक्स होंगी, वहीं पे आपको सीमेंट के प्लांट मिलेंगे। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो लाइमस्टोन होता है वही सोर्स होता है सीमेंट बनाने का। तो जहां पे लाइमस्टोन होगा वहीं पे सीमेंट बन सकती है। अगर हम बात करें इंडिया में या एमपी में, तो राजस्थान से लेके बिहार के जो सासाराम है, राजस्थान से लेके बिहार के सासाराम तक आपको मिलेंगे विंध्यन रॉक्स। इसका मतलब है कि बीच में इंडिया का जितना भी विंध्य और इससे रिलेटेड रीजन है, यहाँ पे आपको विंध्यन रॉक्स मिलेंगे। और जहाँ विंध्यन रॉक्स होगा वहीं पे लाइमस्टोन होगा, और जहाँ लाइमस्टोन होगा वहीं पे सीमेंट प्लांट हो सकते हैं, क्योंकि वो उसका रॉ मटेरियल है। इसका मतलब है कि सबसे सही आंसर आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे, बी। तो करेक्ट आंसर वुड बी बी, कि इट हैज सब्सटेंशियल लाइमस्टोन डिपॉजिट। सो इट हैज सब्सटेंशियल लाइमस्टोन डिपॉजिट इज द राइट आंसर, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पामीर गांठ से नहीं निकलती है, ठीक है। ओके देखो यहाँ अगर हमने पामीर नोट का आपने सुना होगा, तो पामीर नोट से बहुत सारी रेंजेस निकलती हैं, हिंदुकुश, तियानशान, कुनलुनशान, अल्तुनशान। ये शान जितनी भी शान एक्चुअल में चाइनीज लैंग्वेज में बोला जाता है माउंटेन को। जितनी भी शान है ये आपको लगभग वहाँ से मिलेंगे, पामीर नोट से निकलती हुई। जो जाग्रोस रेंज है, जाग्रोस रेंज यहाँ पे नहीं है, ये आपको ईरान में दिखाई देगी, ठीक है। तो जाग्रोस रेंज यहाँ पे ऐसी रेंज है जो पामीर नोट से नहीं निकलती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देन मूविंग ऑन,
द रिजल्ट ऑफ द एक्सेसिव फोल्डिंग इज, एक्सेसिव फोल्डिंग का रिजल्ट क्या होता है? देखो जब ज़्यादा एक्सेसिव फोल्डिंग होती है तो वहाँ से नैप फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा फोल्डिंग और फ्रैक्चरिंग आपको समझना होगा, ज्योग्राफी में जो कंसेप्ट्स हैं डायस्ट्रोफिज्म, उसमें जाकर आप समझोगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देन उसके बाद में डंकन पैसेज किसके बीच में लोकेटेड है? देखो डंकन पैसेज एक्चुअल में साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। अब थोड़ा सा मैप उठाना है इंडिया का, एटलस उठाना है, एटलस में जाकर देखना है इंडिया वाले मैप में, तो आपको दिख जाएगा साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या मिलेगा आपको? डंकन पैसेज। नाउ मूविंग ऑन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ में सीमा साझा करता है? देखो इनमें से अगर हम वैसे अगर यहाँ पे यूपी होता तो करेक्ट आंसर यूपी हो जाता, ठीक है। चूंकि यहाँ पे यूपी नहीं है तो इस केस में सही आंसर आपका होगा असम। तो आपको याद रखना है कि जो ऑप्शंस हैं ये वेरी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन दिया होगा तो आंसर बदल जाएगा, यूपी होता तो आंसर बदल जाता, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, अराकान युमा हिमालय का विस्तार किस देश में है? अराकान युमा आपने सुना होगा, ये बेसिकली म्यांमार में फॉल करता है। म्यांमार में उठा के देखना मैप, म्यांमार में आपको दिखाई देगा अराकान युमा। इनफैक्ट आप ये मानो कि जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये एक्सटेंशन माना जाता है अराकान युमा रेंज का। ये माना जाता है कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण ये रेंज थोड़े नीचे धस गई, और चूंकि नीचे धस गई तो वो आइलैंड के फॉर्म में दिखाई देती है आपको इन द ओशन। वो अराकान युमा का ही एक्सटेंशन है, ये माना जाता है। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंध्य पर्वत के किस वर्ग से संबंधित हैं? देखो विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों अपने आप में ये फोल्ड माउंटेन रेंज मानी जाती हैं, ये अपने आप में ब्लॉक माउंटेन रेंज मानी जाती हैं। कुछ इस तरह से होता है कि मान लो ये जो रीजन है इसमें से ये मान लेते हैं अर्थ की सरफेस है, इसमें से कुछ रीजन नीचे धस गया और कुछ इस तरह का फॉर्मेशन हो गया। ये मान लो ये हिस्सा आपका जो नीचे धस गया, कुछ ऐसा हो गया, ये आपको माउंटेन के फॉर्म में दिखाई देंगे ये वाले रीजन। और ये जो है ये रिफ्ट वैली है, ठीक है। रिफ्ट वैली में जनरली कोई सी रिवर आपको फ्लो करते दिखाई देगी। तो ये जो रीजन है इनको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। इसलिए आप देखो ऊपर विंध्याचल है तो नीचे सतपुड़ा है और बीच में से एक रिवर है। कौन सी रिवर है? नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर आपको बीच में दिखाई देगी रिफ्ट वैली में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ठीक है। भारत के उत्तरी मैदानों में नहर सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण है। देखो नहर सिंचाई वहीं पे ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकती है, वहीं से अवेलेबल हो सकती है जहाँ पे पेरेनियल रिवर्स हों। नहरों को पानी की सप्लाई कहाँ से मिलेगी? दिल फाइंड फ्रॉम द रिवर्स। हम देखें अब हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में अगर हम एक डिफरेंस देखें तो डिफरेंस यही है कि जो हिमालयन रिवर्स हैं पेरेनियल नेचर की हैं। इसका मतलब होता है कि थ्रू आउट द ईयर इनमें आपको पानी मिल जाएगा। लेकिन अगर हम वहाँ पर बात करें दूसरी रिवर्स की, हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें, दे आर नॉट पेरेनियल इन द नेचर। इसका मतलब होता है थ्रू आउट द ईयर आपको वहाँ पे पानी नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा? नहरों के स्रोत यहाँ पे 12मासी नदियां हैं। द सोर्सेज ऑफ द कैनाल्स इज पेरेनियल रिवर्स। तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। नाउ अब हम इसकी बात करते हैं। कुछ मेजर पोर्ट्स दिए हुए हैं और इनके सामने उनके करस्पॉन्डिंग स्टेट्स भी दिए हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना, हो सकता है सभी आपको अगेन बताना हो, तो हमें जो पता है उस हिसाब से हम निकालेंगे। जीएनपीटी का आपने सबने नाम सुना होगा। जीएनपीटी कहाँ पे है? तो जीएनपीटी है इन द मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र में आएगा। तो इसका मतलब होता है ए का ऑप्शन होगा 2। जीएनपीटी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो ए का क्या होना चाहिए? 2, ठीक है। अब यहां हम देखें ए का 2 किसमें दिया हुआ है? सिर्फ 2 ऑप्शन ऐसे हैं इनमें ए का 2 दिया है, मतलब ए और बी तो एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे मैं सी और डी के बीच में देखना सही आंसर क्या हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आप मान लेते हैं आपको सही पता है, एक आध का और सही पता है, मान लेते हैं आपको पता है कि जो कांदला पोर्ट है या एन्नोर के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एन्नोर कहाँ होगा? तमिलनाडु में। इसका मतलब होता है कि डी का ऑप्शन होना चाहिए 1। तो ए का 2 और डी का 1 किस में दिए गए हैं? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। वैसे जो मेजर पोर्ट्स हैं आपको सभी पता होना चाहिए कौन से कहाँ पे हैं। देन निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रांस हिमालयी नदी है? देखो ट्रांस मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, मैं आपको एंटीसीडेंट रिवर बता रहा था। जो एंटीसीडेंट रिवर्स हैं उसी को हम ट्रांस हिमालयन रिवर्स भी बोलते हैं। उसमें 3 रिवर्स की बात तो हमने की थी। कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र की हमने बात की थी, इंडस की बात की थी और सतलज की बात की थी। तो जो इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये अपने आप में ट्रांस हिमालयन नेचर की हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा दिया हुआ है इसमें? सतलज, बाकी कोई सी भी नहीं है। तो सतलज कौन सी होगी? ट्रांस हिमालयन रिवर्स। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी।
हमारी जनसंख्या की उच्च वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? देखो इंडिया में जो एकदम से आपने स्पेशली मैं आप बात करूं तो 1960-70 में पॉपुलेशन बढ़ी, उसका सबसे मेन रीजन जो माना जाता है वो माना जाता है कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हुई, एंड सिंस हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हुई उससे डेथ रेट कम हुआ। अब बर्थ रेट तो ऑलरेडी हाई था और डेथ रेट कम हुआ। जब बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट कम होगा, इन दैट केस आपको दिखाई देगा कि आपकी जो पॉपुलेशन है एकदम से इंक्रीज होगी। तो सबसे बड़ा रीजन माना जाता है उसका डेथ रेट में कमी हो। डेथ रेट क्यों कम हुआ था? क्योंकि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हुई थी। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। देन 41 में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? सीधे सीधे 121 करोड़ है, 1210 मिलियन के रूप में दिया हुआ है, तो उसमें कुछ बताने की चीज नहीं है। निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिंगानुपात के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, हमें अरेंज करना है एज पर देयर सेक्स रेशियो। अगेन यहाँ पे 2011 के सेंसस के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको पता होगा कि क्या है। ऑल्दो इसमें ऑप्शन सही नहीं थे इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया है, बट आपको ये सेक्स रेशियो बताना चाहिए कहाँ पे कितना है। हाँ, कुल प्रजनन दर, हिंदी में इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं TFR। TFR क्या होता है? देखो TFR का सिंपल मीनिंग आप याद रखना, इट इज द रेट नो अपनी एवरेज लाइफ में जो वुमन जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को जन्म दे सकती हैं उसको हम बोलते हैं TFR। इसमें हम देखें ये डेफिनेशन आपको दी गई है सी में, द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन अ वुमन इज लाइकली टू हैव इन अ लाइफ टाइम। जो उनका वर्थ देने का लाइफ टाइम होता है उसको हम बोलते हैं TFR। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देन निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकीय पैरामीटर जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिनिधित्व करता है? इसमें अगर हम देखें तो अब इसको थोड़ा सा अब याद रख लेना। देखो नेचुरल चेंज का मतलब होता है कि वहां की पॉपुलेशन में कितना चेंज हो रहा है, और माइग्रेशन मतलब होता है कि कितना वहां से जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। देन माइग्रेशन चेंज नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन। माइग्रेशन से कौन कौन सी चीजों में चेंज आता है? देखो माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो हमें दोनों चीजों में देखना होगा। माइग्रेशन एक तो इन माइग्रेशन होता है, एक आउट माइग्रेशन होता है। इन माइग्रेशन मतलब कि जो लोग अपने यहाँ आ रहे हैं, आउट माइग्रेशन जो जा रहे हैं, और इन दोनों से ही चेंज होंगे। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बोथ डिपार्चर एंड अराइवल। देन जनसंख्या के वितरण को निर्धारित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण भौतिक कारक हैं। देखिए जनसंख्या की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे मैटर आपका करेगा कि वहां पे क्लाइमेट कैसी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि जो ऐसे हार्श क्लाइमेट वाले रीजन्स होते हैं वहां आपको पॉपुलेशन कम मिलेगी, जैसे कि पोलर रीजन। पोलर रीजन में आप देखोगे आपको आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम मिलेगी। या जो डेजर्ट एरियाज होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है वहाँ पे भी आपको पॉपुलेशन कम मिलेगी। लेकिन जो नॉर्मल रीजन्स होते हैं जहाँ पे एवरेज क्लाइमेट है वहाँ पे आपको पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए क्लाइमेट इन सब में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर हो जाता है टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। नाउ मूविंग ऑन, भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि में लगातार गिरावट आई है। देखो अगर हम बात करें ना तो ये जो पीरियड था ना 2001 से 2011 के बीच में, 2001 में अराउंड 21% कुछ हमारा ग्रोथ रेट था, 2011 में कम हो गया 17.04 हो गया है। इसका मतलब ये डिक्रीज हुआ है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये जो 1981 के बाद में बात करें तो 2001 तक लगातार कम ही हुआ है, ठीक है, उसके बाद में भी कमी हुआ है। तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। देन विश्व जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। देखो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें ना पॉपुलेशन डेंसिटी तो आपको मिलेगी एशिया में। अब यहाँ पे दो एशिया दिए गए हैं, एक साउथ वेस्ट एशिया और दूसरा साउथ ईस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया में तो इतना नहीं हो सकता, जो ईरान और वो वाला रीजन है उधर तो इतना नहीं होगा क्योंकि वहाँ डेजर्ट्स हैं, और जहाँ डेजर्ट्स हैं वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। दूसरा क्या है? साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे हो सकता है या यहीं पे है। क्यों? साउथ ईस्ट एशिया में कौन सा आता है? जो इंडो चाइना आपका पेनिनसुला है ना, ये जो म्यांमार और इधर जो आपको कंट्रीज दिखाई दें, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब साउथ चाइना, तो ये साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी खासी दिखाई देगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट एशिया। देन सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, ये इसके नाम बारे में याद रखना, नुब्रा वैली है, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट भी है। यहाँ पे ट्राई जंक्शन पॉइंट भी बनता है। ट्राई जंक्शन पॉइंट मतलब कि यहाँ पे चाइना की बाउंड्री भी है, यहाँ पाकिस्तान की बाउंड्री भी है और यहाँ पे इंडिया की बाउंड्री भी है, इसलिए ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है। तो ये नुब्रा वैली इसका सही आंसर होगा। देन उसके बाद में अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग है,
अब अगेन यहाँ पे आप याद रखना, देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग की सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि इसमें हो सकता है आपको एक पता हो तो उसके आधार पे भी आप एलिमिनेशन कर लेते हो और उस आधार पे भी हम सही आंसर दे सकते हैं। सो नाउ इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे सामने है ब्लॉक माउंट। अब उन्होंने अपने को टाइप्स ऑफ माउंटेन दिए और टाइप्स ऑफ माउंटेन के आधार पर हमें सही आंसर देना है। इसमें मैं मान के चलता हूँ कि आपको पता होगा कि जो ब्लॉक माउंटेन है, या नहीं पता तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन तो पता होगा, यंग फोल्ड माउंटेन तो पता होगा। हिमालय के बारे में आपको याद रखना है यंग फोल्ड माउंटेन है। हिमालय क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है काफ़ी रिसेंट है। अब हिमालय को हम देखें, देखो यंग फोल्ड माउंटेन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमें हिमालय दिख रहा है। इसका मतलब है कि डी का 1 होना चाहिए, इतना हमें पता चल गया। डी का 1 अगर हमें पता चल गया तो हम फिर देखेंगे कि डी का 1 किस में है। अब देखो डी का 1 सिर्फ एक में ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। अब हो सकता है आपको नहीं पता कि हिमालय इसमें है कि नहीं है, या आपको नहीं पता कि हिमालय यंग फोल्ड है या नहीं है, तो ब्लॉक माउंटेन देखते हैं। अब जो ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी का, ब्लैक फॉरेस्ट ये एक माउंटेन रेंज है इन द जर्मनी, ठीक है। वॉस्जेस ब्लैक फॉरेस्ट आप देखना आपको यूरोप में दिखाई देंगी। तो जो ब्लॉक माउंटेन है, ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है ब्लॉक माउंटेन है, इसका मतलब ए का कौन सा हो सकता है? 2। ए का 2 हो सकता है, तो ये ए और डी तो एलिमिनेट हो जाते हैं, बी और सी में सही आंसर होना चाहिए। तो इस तरह से हम अगर हमें एक या 2 ऑप्शन भी बताए हैं, 2 ऑप्शन बताएं तो लगभग हम सही आंसर निकाल ही लेते हैं। कई बार तो एक से ही, जैसे इस केस में हमें क्या पता कि यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय, और हमारा सही आंसर सामने आ गया था। मूविंग ऑन, विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन किस नदी पे स्थित है? अब आपने सुना होगा, आपने कोलोराडो रिवर का कैनियन बहुत सुना होगा, ठीक है। और नहीं सुना तो एक बार एटलस उठा के देखना, उसमें आपको आप उसमें नॉर्थ अमेरिका में जाना, आपको ग्रेट कैनियन ऑफ द कोलोराडो रिवर लिखा दिख जाएगा वहाँ पे। इसका सही आंसर कोलोराडो रिवर है। कोलोराडो रिवर कहाँ पे है? तो इट इज इन द यूएसए, नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में है ये। किस क्षेत्र को विश्व की फलों की टोकरी के रूप में जाना जाता है? फलों की टोकरी पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें ना, आपको फ्रूट्स कहाँ मिलते हैं? जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है ये फ्रूट्स के लिए सबसे ज़्यादा सुइटेबल मानी जाती है, इसलिए आप देखना जितने भी ग्रेप्स हैं, ऑरेंजेस हैं, स्पेशली यहाँ पर साइट्रस फ्रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट में मिलते हैं, ठीक है। और उसका रीजन भी है, ठीक है। जो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे अगर हम बात करें ड्राई समर एंड वेट विंटर्स होती हैं, इस वजह से आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पर रेनफॉल बहुत मिलती है और धीमी धीमी रेनफॉल मिलती जाती है। साथ साथ में टेम्परेट साइक्लोन के रीजन में आ जाते हैं तो कंटिन्यूसली धीमी धीमी रेनफॉल मिल जाती है। यही रीजन है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साइट्रस फ्रूट्स होते हैं। आप बस इतना याद रखना, मेडिटेरियन क्लाइमेट इज नोन फॉर द साइट्रस फ्रूट्स प्रोडक्शन हो। यहाँ पे चूंकि साइट्रस फ्रूट्स होते हैं तो सबसे ज़्यादा फ्रूट कहाँ होंगे? इसी रीजन में। इसी वजह से आप देखना यहाँ पे आपको वाइन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, चूंकि वहाँ पे ग्रेप्स वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं। देन मूविंग ऑन, अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप्स आ गया। अब ये तो बहुत सिंपल है। प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, देखो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? कल्टीवेशन, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें, माध्यमिक क्षेत्र की बात करें, अब ये सीधा सीधा उन्होंने इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग करके दे दिया है, काफ़ी सिंपल है, इसको हम सीधा मैच कर सकते हैं। टर्शरी की बात करें, देखो टर्शरी में हम बात करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, हैंडलूम अपने आप में सेकेंडरी होगा, क्वार्टरनरी में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आ जाएंगी। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर बन जाता है आपका बी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, आई एम सॉरी, क्वार्टरनरी में ट्रांसपोर्ट नहीं आएंगी, क्वार्टरनरी का सही आंसर होगा फर्स्ट, दैट इज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्वार्टरनरी में आते हैं। जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? देखो ये हमारा जो एजिंग पॉपुलेशन है और सेक्स रेशियो है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉपुलेशन पिरामिड बनाते हैं। अगर आपने कहीं बने देखे होंगे तो दैट इज द करेक्ट आंसर, तो डी इसका सही आंसर होगा। सार्क देशों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में पाया जाता है? देखो बांग्लादेश, चूंकि आपने बांग्लादेश को देखा होगा तो बांग्लादेश गंगा के जो डेल्टाई रीजन है वहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर गंगा रिवर है, साथ साथ में ब्रह्मपुत्र रिवर भी है। जो रिवर वाले रीजन होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। इंडिया में भी आप देखो तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपको यूपी बिहार में दिखाई देगी, और उसका रीजन है कि वहाँ पर कौन सी रिवर निकलती है? गंगा रिवर निकलती है। गंगा की प्रेजेंस की वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। यूपी को देख लो, एरिया वाइज हमसे बहुत छोटा है कंपैरिजन एज कम्पेयर टू द एमपी, लेकिन पॉपुलेशन देख लो लगभग 25 करोड़ पहुंच चुकी होगी उनकी पॉपुलेशन। सो बांग्लादेश, इसमें हम देखें ना, बांग्लादेश का रीजन बहुत छोटा है लेकिन हम पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो इट इज वेरी हाई। इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा जनगणना वर्ष ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसका सही आंसर होगा 1921। एक्चुअली इसलिए भी बोला जाता है कि ये अकेला ऐसा ईयर था जब से सेंसस हुआ जहां पे हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव थी, -0.3, ठीक है।
ये अकेला ऐसा ईयर था जिसमें हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव थी, इसलिए हम उसको ग्रेट डिवाइडिंग ईयर भी बोलते हैं। नाउ मूविंग ऑन, दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है? द पास लोकेटेड एट द सदर्न एंड ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ इंडिया इज नोन एज और कॉल्ड। देखो इसका सही आंसर आपका है पाल घाट। आपने सुना होगा थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ये जो आपको अगर मैं वेस्टर्न घाट की बात करूं, वेस्टर्न घाट काफ़ी कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस हैं। इनको अगर आपको पास करना हो ना, तो पास करने के लिए जो पासेस हैं, जो दर्रे हैं, इन्हीं का सहारा लेना पड़ता है। तो कुछ नेचुरल पासेस वहाँ पे हैं, उन्हीं के नाम है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। पाल घाट इसका सबसे सदन वाला है, तो ये नीलगिरी में कौन सा है? पाल घाट। अब यहाँ पे चूंकि नीलगिरी का नाम आया तो कुछ चीज़ें और पता होना चाहिए, जैसे कि नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है। ये सब जो चीज़ें हैं यू शुड नो अबाउट देम। देन कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ठीक है, अगर आपने ये देखो जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले जितनी भी स्टेट्स हैं, इन सब की बाउंड्रीज आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि एक नेचर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बाउंड्री में स्पेशली। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बाउंड्री है इनकी। इसमें अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे आपका सही आंसर मिजोरम हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना है कि इसमें जो त्रिपुरा है ये तीन तरह से एक्चुअल में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो कई बार ये क्वेश्चन भी हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने 4 अपने को दिए हुए हैं, इसमें हमें सबसे अलग को पहचानना है। इसमें हमें सबसे अलग को पहचानना है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है तारापुर, कल्पक्कम, ट्राम्बे एंड नरोरा। तारापुर क्या है ये हमें पता है, एक परमाणु संयंत्र है, हमारा एक न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट है। तारापुर की अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कल्पक्कम भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है और नरोरा भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ट्राम्बे जिसको हम बार्क भी बोलते हैं, एक्चुअली ट्राम्बे में ही बार्क लोकेटेड है। ये न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है, ना कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, विच मीन्स दैट इसका सही आंसर होगा ट्राम्बे। ये तीनों पावर प्लांट है, लेकिन ट्राम्बे एक रिसर्च फैसिलिटी है, ना कि पावर प्लांट। ठीक है, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा बी। मूविंग ऑन, खेतड़ी एक्चुअली में राजस्थान में लोकेटेड है। इट इज नोन फॉर द कॉपर के लिए काफी जाना जाता है, और अभी से नहीं जाना जाता। इट इज नोन फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी खेतड़ी से कॉपर माइंस को या कॉपर को एक्सपोर्ट किया जाता था टू मेसोपोटामिया। तो ये खेतड़ी इज नोन फॉर द कॉपर, याद रखना, ये काफी सिग्निफिकेंट है। भारत में केसर, देखो इंडिया में अगर हम सैफ्रॉन की बात करें, सैफ्रॉन सबसे ज्यादा आपको पता ही होगा करेवा सॉइल में पाया जाता है, करेवा सॉइल में प्रोड्यूस हो सकता है। और करेवा सॉइल इंडिया में कहाँ होती है? तो करेवा सॉइल इज फाउंड इन द जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे एक स्पेशल वैरायटी है जैफ्रॉन के नाम से, ZAFRON, जैफ्रॉन, जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। कभी नाम पूछ लिया जाए तो याद रखना। तो इंडिया में सिर्फ कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर। इसके बाद हम बात करें निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं दक्षिण से उत्तर। अब देखो ये जो रेंजेस हैं इनको वैसे ही याद रखना, ये कई बार पूछा गया है, तो अब वैसे याद रख लो। सबसे पहले आपको काराकोरम रेंज दिखाई देगी, उसके बाद में लद्दाख रेंज, उसके बाद में जैस्कर, उसके बाद में पीर पंजाल। ये कुछ ऐसा सीक्वेंस है। अगर हम बात करें, ये काराकोरम, लद्दाख, जैस्कर, ये तीनों ट्रांस हिमालय का पार्ट है। पीर पंजाल देखें तो मिडिल हिमालय का पार्ट है। तो ये कुछ सीक्वेंस है। अब कई बार वो आपसे बोल देंगे साउथ टू नॉर्थ करो, और कई बार बोल देंगे नॉर्थ टू साउथ करो। इन एनी केस जो भी आपको अरेंजमेंट की बात वो आपसे करते हैं, आपको बस याद रखना है कि जिस हिसाब से दिया हुआ है आप उनको अरेंज कर दो। उन्होंने क्या बोला हुआ है यहाँ से दक्षिण से उत्तर की ओर, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसका मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, विच मीन्स दैट पहले पीर पंजाल होना चाहिए, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। देख लेते हैं पीर पंजाल 4, 2, 1 एंड 3, 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आपको याद रखना है इसको। देन उसके बाद में हिमालय क्षेत्र खनिज संसाधनों में सबसे खराब है क्योंकि। अब हिमालय क्यों खराब माना जाता है खनिज में से? इसका रीजन है ऑप्शन बी। क्या है? देखा जाए तो हिमालय में क्या है ना, कि हिमालय में जो रॉक्स हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं, और चूंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है इसलिए यहाँ से एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है नहीं है। और ज़्यादा अगर वहाँ पे छिड़खानी की जाए तो वहाँ पर कई बार टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं। क्यों? क्योंकि हिमालयन प्लेट मतलब जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आज भी माना जाता है कि एक दूसरे से टकरा रही हैं, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है।
तो इस रीजन में ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा माइनिंग नहीं कर सकते। दूसरी काफ़ी ज़्यादा हार्ड रॉक्स हैं और जहाँ हार्ड रॉक्स होती हैं वहाँ माइनिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भारत गोलार्ध में स्थित है, इंडिया कहाँ पे है? देखो इंडिया का हमें पता है, एक तो हम नदर्न हेमिस्फीयर में हैं, ठीक है, हम सब जानते हैं। और दूसरा हम देखें तो इंडिया की लोकेशन कहाँ है? हम इंडिया वालों को बोलते हैं ना ईस्ट में है, और जो हम यूरोप वगैरह वालों को हम बोलते हैं वेस्ट में है। अब ईस्ट वेस्ट हम कैसे देखते हैं? ये हम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। और नॉर्थ और साउथ हम किस हिसाब से देखते हैं? तो ये हम लैटिट्यूड के हिसाब से देखते हैं। तो हम कहाँ पे हैं? हम उत्तर में और पूर्व में, दैट इज द नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ लैटिट्यूड के हिसाब से, ईस्ट लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन ए। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? सब जानते होंगे, ये पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड ऑन द साउथ अंडमान, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड ऑन द साउथ अंडमान, तो इसको आप याद रखना। इसके बाद में हिमालय पर्वत प्रणाली निम्न में किसका उदाहरण है? अभी हमने जस्ट देखा था हिमालय के बारे में, फिर बताया था यंग फोल्ड माउंटेन है, तो किसका इसका सही आंसर क्या होगा? फोल्ड माउंटेन है। भूटान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से घिरा हुआ है? अब देखो भूटान का याद रखना है कौन कौन से उससे घिरा हुआ है। भूटान में देखो कौन कौन से स्टेट्स आएंगे जो इसको सराउंड करते हैं। एक आपको दिखाई देगा यहाँ पे सिक्किम, फिर आपको दिखाई देगा वेस्ट बंगाल का जो है ना सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो ऊपर जाता है, चिकन नेक भी जिसको हम बोलते हैं, वो भी किसका पार्ट होगा? इसी का। तो एक आपको दिखाई देगा यहाँ पे सिक्किम, दूसरा आपको दिखाई देगा वेस्ट बंगाल, नीचे देखें तो आसाम, और उधर ऊपर जाके हम देखें तो अरुणाचल। ये ऐसे स्टेट्स हैं जो सराउंड करेंगे किसको? भूटान को। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है, सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से लगती है, ठीक है, सही है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर 1 2 3 तीनों सही है। तो राइट आंसर है 1 2 3 तीनों सही दिए गए हैं इसमें। देन इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन एक भारत की प्रायद्वीपीय नदी है? देखो अगर इसमें हम देखें प्रायद्वीपीय और हिमालयन रिवर्स का डिफरेंस आप समझते होंगे। यहाँ पर हम देखें गंडक, कोसी और सतलज, ये तीनों हिमालयन रिवर्स हैं। सिर्फ कृष्णा ऐसी रिवर है जो साउथ में है, तो कौन सी हो जाएगी? ये प्रायद्वीपीय और पेनिनसुलर रिवर। देन इसके बाद में नेक्स्ट, भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। इंडिया का हम सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड की बात करें तो ये मिलता है एल्यूवियल सॉइल वाला रीजन, और कौन सा होगा? गंगा वाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडो गंगेटिक प्लेन इज द राइट आंसर। यहीं पर सबसे ज्यादा आपको प्रोडक्शन दिखाई देगा किसी भी रूप में। देन हरियाली योजना संबंधित है। तो हरियाली योजना को लॉन्च किया गया था वाटर मैनेजमेंट के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटर मैनेजमेंट, सी। निम्नलिखित में से कौन एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी फसल है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी फसल का मतलब आसान सी भाषा में तुम समझ लो कि ये खरीफ की क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, और जिनके लिए ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है। हम चावल की बात करें तो चावल आपको पता होगा ये जनरली बोया जाता है इन द जो हमारा मानसून वाला सीजन होता है, बारिश वाला अभी बोया जाएगा मानसून के बाद में, और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? कौन सी क्रॉप है ये? ट्रॉपिकल मानसूनी क्रॉप है। देन एशिया की विशाल नदी मैकोंग निम्नलिखित में से किन देशों में नहीं बहती है? मैकोंग का आपको पता होगा ये काफ़ी लंबी रिवर है, ठीक है। मलेशिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब इन जो म्यांमार हुआ, लाओस हुआ, चाइना हुआ, इन सब से बहते हुए निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया में नहीं बहती, बाकी सब में बहती है। प्रायद्वीपीय नदियां जो अरब सागर में नहीं मिलती हैं, ठीक है, अरब सागर में नहीं मिलती हैं, इसका मतलब कहाँ मिलेंगी? ये मिलना चाहिए वे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। गोदावरी और कृष्णा ऐसी रिवर्स हैं। देखो नर्मदा और ताप्ती का आप याद रखना, नर्मदा ताप्ती कहाँ जाती हैं? अरेबियन सी में। दो ऐसी मेजर रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में जा रही हैं। अब यहाँ पे नर्मदा ताप्ती इन तीनों ऑप्शन में दिया हुआ था, तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। पश्चिमी घाट को इस नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट देखें तो इसका एक्सटेंशन मिलता है फ्रॉम गुजरात टू तमिलनाडु, 7 स्टेट्स में स्प्रेड है पश्चिमी घाट, और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। पश्चिमी घाट से संबंधित 2 कमेटीज हैं। अब मैं चाहूँगा इनके बारे में आप लोग थोड़ा होमवर्क करें। एक माधव गाडगिल कमेटी है, पश्चिमी घाट से रिलेटेड, आप देखना उसको कितने % एरिया को उन्होंने ESZ बनाने की बात की थी या ESA बनाने की बात की थी, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। और दूसरी इससे रिलेटेड एक कमेटी है, इसका नाम है के कस्तूरी रंगन कमेटी। के कस्तूरी रंगन कमेटी आपको 2 कंटेक्स्ट में मिलेगी, एक तो एजुकेशन पॉलिसी, उससे संबंधित भी के कस्तूरी रंगन कमेटी है, और दूसरी कमेटी है वेस्टर्न घाट से संबंधित। तो दोनों का डिफरेंस देखना कि माधव गाडगिल कमेटी और के कस्तूरी रंगन कमेटी में क्या बोला गया था। नाउ तो जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है इसको महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जानते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सह्याद्री। मैप उठा के देखोगे एटलस तो उसमें मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। देन सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये कुछ बताने की चीज़ नहीं है, कैलाश रेंज के पास से अभी हमने डिस्कस किया था, मानसरोवर के पास से। देन उसके बाद समुद्री बंदरगाहों, ठीक है, ये उन्होंने आपको पोर्ट्स दिए हुए हैं। अगेन हमने देखा है पोर्ट्स वाले क्वेश्चंस को।
तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा इसमें सही मिला हुआ नहीं है। काकीनाडा महाराष्ट्र में नहीं है, ये आपको एक्चुअल में आंध्र प्रदेश में दिखाई देगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देन निम्नलिखित नदियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें। ये सीधा सीधा सबसे पहले हमें महानदी दिखाई देगी, उसके बाद में गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, तो सीधा इसको हम अरेंज कर सकते हैं। देन टैगा बेल्ट निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? टैगा आप समझते हो एक तरह की जलवायु क्षेत्र है, क्लाइमेटिक जोन है। अब क्लाइमेटिक जोन है तो किसके बीच में है? जो आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं ना, ये स्टेपीज वगैरह और जो टुंड्रा, इनके बीच में आपको दिखाई देता है टैगा। यहाँ पे देखा जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा लुम्बरिंग इंडस्ट्री डेवलप होती हुई दिखाई देगी। लुम्बरिंग सब समझते होंगे, फर्नीचर वाली जो इंडस्ट्रीज होती है, दैट इज द लुम्बरिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज द सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत में उष्णकटिबंधीय वनों का नाम बताइए। ठीक है, इंडिया में आपने टुंड्रा, स्टेपी ये तो मिलेगा नहीं, आपने सुना होगा तराई। तराई आपने सुना होगा, तराई कहाँ पे भी सुना होगा? जब हम बात करते हैं ना, जब हम गैंगेटिक प्लेन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? भाबर, तराई, बांगर एंड खादर। भाबर, तराई, बांगर, खादर। तो जो तराई वाला रीजन है ना, तराई वाला रीजन डेंसली फॉरेस्टेड था। हालांकि हम रिसेंट टाइम्स में देखें तो काफ़ी हद तक यहाँ पे जंगलों को काटा गया है फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पज, बट ये काफ़ी फॉरेस्टेड था। तो इंडिया में जो फॉरेस्ट होंगे, तराई का नाम सबने सुना हुआ है, तराई इसका सही आंसर होगा। देन मूविंग ऑन, भारत में मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय प्रभावी हैं? ठीक है, देखो फसल चक्र से बचना। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस को देखो, हम ये बोलते हैं कि अगर हमें सॉइल का कंजर्वेशन करना है तो हमें क्रॉप रोटेशन को प्रमोट करना है, और यहाँ पे उल्टा बोला गया है अवॉइडिंग क्रॉप रोटेशन। इसका मतलब है वन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और हम आगे बढ़ें, एफॉरेस्टेशन, ठीक है ये हो सकता है। इनकरेजिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, आपने हर जगह देखा होगा केमिकल फर्टिलाइजर की यूज को डिस्करेज करने की बात होती है, या कम से कम करने की बात होती है, ऑप्टिमम करने की बात होती है। ये कहीं नहीं होता कि हमें इनकरेज करना है और बढ़ाओ। इनकरेज किया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे, लेकिन अभी नहीं। इसका मतलब है 1 और 3 तो सही नहीं हो सकते। जहां जहां पे 1 और 3 उनको हटा दो। 1 यहाँ पे दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है, ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बचा क्या आपका? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी स्थान की जलवायु कई कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, किस किस पर निर्भर करेगी? देखो यहाँ पे देखा जाए ना तो निर्भर करती है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? अच्छा, उसमें उन्होंने ये पूछा है कि जो हमारी क्लाइमेट है इट इज डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्या है? सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट तो आपका लैटिट्यूड ही होगा, अक्षांश ही होगा। क्यों? क्योंकि जो लैटिट्यूड होगा ना, उससे ये निर्धारित होगा कि आपको सनलाइट कितनी मिलने वाली है, हीट कितनी मिलने वाली है, और हीट के बेसिस पे डिटरमाइन होगा कि आपका क्लाइमेटिक रीजन कौन सा बनने वाला है। इसीलिए आप देखना जितने भी क्लाइमेटिक रीजन हम क्लासीफाई करते हैं उसमें लैटिट्यूड का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका लैटिट्यूड। देन मूविंग ऑन, ध्रुवों की ओर तापमान घटता है। जैसे हम पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तापमान कम होगा। उसका सीधा सीधा कारण है जो टेम्परेट रीजन है वहां पे जो सनलाइट है वो स्लांट हो जाती है, मतलब कि डायरेक्ट नहीं मिलती है, आपको तिरछी किरणें मिलती हैं। और चूंकि तिरछी किरणें मिलती हैं तो उस हिसाब से हीट भी कम मिलेगी। हीट कम मिलेगी तो वहां पर टेम्परेचर आपको कम दिखाई देगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह? अब देखो यहाँ याद रखना, ये 2 चीजें बार बार पूछी गई हैं। एक पूछा गया आपसे कॉफी पोर्ट और दूसरा पूछा गया है कॉफी मंडी। ठीक है, एक उन्होंने पूछा मंडी, ठीक है, कॉफी मंडी। कॉफी मंडी क्या है? साओ पोलो। साओ पोलो से दिया गया एक कॉफी मंडी है। दूसरा है सेंटोस। सेंटोस ये कॉफी पोर्ट है। ठीक है, अब आपको ये अच्छे से रट लेना है। कॉफी मंडी की हम बात करें साओ पोलो, कॉफी पोर्ट की बात करें सेंटोस, क्योंकि ये पहले भी पूछे गए हैं एमपीपीएससी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेंटोस इज द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये ब्राजील में है, आप सब जानते होंगे इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है? ये 180 डिग्री होता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसमें आप ये अब घर पे थोड़ा सा होमवर्क करना, 180 डिग्री कहाँ कहाँ से पास होती है, स्पेशली कौन कौन से सी से पास होती है,
ठीक है, कौन कौन सी स्टेट से पास होती है आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। नाउ मूविंग ऑन, यस, फोटोवोल्टिक सेल इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है? देखो फोटोवोल्टिक आपने सुना होगा, तो ये सुना होगा सोलर एनर्जी के कंटेक्स्ट में। दो तरह से सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक तो थर्मल हीटिंग के थ्रू, जैसे हम सोलर हीटर वगैरह का उपयोग करते हैं, और दूसरा होता है फोटोवोल्टिक है। जितने भी आपने सोलर पैनल लगे देखे हैं उसमें फोटोवोल्टिक सेल ही होती है। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलमट्टी डैम। अलमट्टी डैम इज ऑन द कृष्णा रिवर, तो आपको इसको याद रखना है। दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। अगेन यहाँ पे आपको देखना होगा, अगर आपने इनका सीक्वेंस नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। उत्तर से दक्षिण, इसका मतलब होता है नॉर्थ टू साउथ हमें करना है। सबसे पहले आपको नल्लामलाई हिल्स दिखाई देंगी नॉर्थ में, उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसके बाद में नीलगिरी हिल। देखो कार्डामोम जो हिल्स है ना, कार्डामोम हिल्स आपको सबसे लास्ट में दिखाई देंगी। अगर आपने थोड़ा सा भी इंडिया का मैप देखा होगा तो कार्डामोम हिल सबसे लास्ट में है और नल्लामलाई हिल सबसे ऊपर है इन चारों में। तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि 3 सबसे ऊपर आएगा, इसमें जो 3 दिया हुआ है, और 2 सबसे नीचे आएगा। 3 सबसे ऊपर और 2 सबसे नीचे है। अब हम देख लेते हैं इस किस में है, तो एक ही हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है जिसमें 3 सबसे ऊपर है और 2 सबसे नीचे है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देन मूविंग ऑन, कुल्लू वैली। कुल्लू वैली कहाँ पे लोकेटेड है, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये बेसिकली धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है। आपके लिए होमवर्क है, आप देखना जरा कश्मीर वैली किसके बीच में लोकेटेड है। वैली का मतलब समझते हो, 2 माउंटेन रेंज के बीच का जो रीजन होता है, 2 माउंटेन्स के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको हम वैली बोलते हैं। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। तो यहाँ का सही आंसर है धौलाधर एंड पीर पंजाल, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको कंफ्यूजन ना हो। मॉनसून प्रभावित करेगा क्या? ऑफ कोर्स करेगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास में, देखते हैं कौन कौन दिया हुआ है। मॉनसून करेगा, हाँ। प्रॉक्सिमिटी टू इक्वेटर, इक्वेटर के पास होना, ये भी करेगा। भूमध्य रेखा से लगभग निकटता है हमारा साउथ वाला जो रीजन है। देन इसके बाद में हिंद महासागर का अस्तित्व, ये भी करेगा। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है ओशन करंट्स, जो इसको प्रभावित नहीं करता। उसका कारण बताता हूं मैं। उसका कारण ये है कि जो हमारा इंडियन ओशन वाला रीजन है ना, यहाँ पे आपको ओशन करंट्स नहीं मिलेंगे, स्पेशली नॉर्थ इंडियन ओशन जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे इंडिया है। तो ओशन करंट्स इंडिया को इतना प्रभावित नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो इन चारों में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ओशन करंट्स वाला, जो इंडिया की क्लाइमेट को प्रभावित नहीं करते हैं। देन भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? अब इसमें आप याद रखना, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि त्रिपुरा 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। वैसे भी त्रिपुरा, ठीक है ना, 3 मतलब होता है ट्राई, 3 तरफ से किससे घिरा है, बांग्लादेश से, तो आप समझ सकते हो। हालांकि यहाँ पे याद रखना, अगर यहाँ पे ऑप्शन में त्रिपुरा भी हो, सिक्किम भी हो, सिक्किम की अगर हम बात करें तो वो भी घिरा हुआ है 3 तरफ से, इंटरनेशनल, वो इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है। कैसे? एक तरफ देखें तो आपको दिखाई देगा नेपाल, एक तरफ ऊपर दिखाई देगा तिब्बत जो चाइना का पार्ट है, और तीसरी तरफ दिखाई देगा आपको भूटान। तो सिक्किम भी 3 तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ पे सिक्किम तो है नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, त्रिपुरा, जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देन उसके बाद में आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन आर प्रेवलेंट इन इंडिया? देखो इसका आंसर होगा हिमालय। क्यों ऐसा इसका आंसर होगा? आप एक चीज याद रखना, जैसे जैसे किसी भी हम माउंटेन रीजन में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, आपको जो हमारा वेजिटेशन है इसका टाइप बदलता जाता है। इसका मतलब हो सकता है नीचे आपको हो सकता है इक्वेटोरियल टाइप के या डेसिडुअस फॉरेस्ट मिले, लेकिन जैसे जैसे आप जो ऊपर की तरफ जाओगे आपको पोलर टाइप के फॉरेस्ट मिलते जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऊपर जाने के साथ में हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है। एच बी को अबव किसी भी रीजन में, जब तक हम ट्रोपोस्फेयर में हैं, हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा हमारी जो वेजिटेशन है उसका नेचर भी उस टेम्परेचर के हिसाब से हो जाएगा। इसका मतलब है कि हिमालय अकेला ऐसा रीजन होगा जहां लगभग सब तरह की क्लाइमेट आपको मिल जाएगी या सब तरह के वेजिटेशन मिल जाएगी। नीचे देखें तो हो सकता है डेसिडुअस और इक्वेटोरियल हो, ऊपर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे हमें पोलर टाइप की आपको वेजिटेशन मिलेगी। इसी वजह से ये हमारा इसमें सही आंसर हिमालय हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर है हिमालय। देन निम्नलिखित में से किसके साथ में लातविया की सीमा नहीं मिलती है?
अब आपको अगर याद रखना हो, ये जो लातविया है, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, ये सब रसिया से अलग होकर बनी हुई कंट्रीज हैं। इसमें आपको यूरोप का थोड़ा मैप पता होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा पोलैंड। पोलैंड से इसकी सीमा नहीं मिलती है। देन वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? इसके आयुक्त देशी चंद्रमौली थे, सही है ये। लिंगानुपात पिछले वर्ष की तुलना में 10 अधिक हैं, ठीक है। इसके बाद में भारत में विश्व की 20.5 जनसंख्या निवास करती है, ये गलत है। क्यों गलत है? देखो, इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन है एज पर द 2011 सेंसस, ये 17.5 है, ना कि 20.5। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो कि गलत है। एडियाबैटिक तापीय परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, देखो एडियाबैटिक आपको दो तरह के चेंजेस आपने सुने होंगे। आपने सुना होगा कि नॉर्मल लैप्स रेट और दूसरा होता है एडियाबैटिक लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट में हम देखें तो इन जनरल पूरे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, उस कंटेक्स्ट में हम देखते हैं। और जब हम एडियाबैटिक लैप्स रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सिस्टम ऑफ एयर की बात करते हैं, पर्टिकुलर एयर पार्सल की बात करते हैं, और दोनों रेट अलग होते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल लैप्स रेट तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है, लेकिन हम एडियाबैटिक लैप्स रेट की बात करते हैं तो ये ड्राई के लिए अलग होता है और वेट के लिए अलग होता है। ये अराउंड माना जाता है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स के आधार पर देखा जाता है। आप बस इसमें इतना याद रखना कि इसमें जो चेंजेस होते हैं, जब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे एयर आती है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांसन होता है, प्रेशर में चेंजेस होते हैं, इसी वजह से इसके टेम्परेचर में भी चेंजेस होते हैं। तो हमें इसमें याद रखना है कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है देयर इज चेंज इन द टेम्परेचर बाय द एक्सपांसन विदाउट हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि एयर का एक्सपांसन होता है बिना किसी हीट ट्रांसफर के, इसी वजह से इसमें चेंज होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। देन मूविंग ऑन, भारत के राज्यों में लिंगानुपात का सही क्रम बताइए। देखो यहाँ पे जितनी भी चीजें पूछी जाती हैं, ये सेक्स रेशो वगैरह की, ये हमें सही आंसर, अब इसका एक ही पैरामीटर होगा हमारा सेंसस, है ना, और सेंसस के आधार पे ही आंसर करना है इसको हमें। तो यहाँ पे हम देखें, हमें इतना पता है कि अब आपको यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं पता, लेकिन इतना तो पता होगा कि सबसे ज़्यादा हमारी सेक्स रेशो 11 के सेंसस के हिसाब से केरला का, तो केरला हम निकाल सकते हैं। अब केरला के बाद में बाकी जो ऑप्शन है उनमें आपको थोड़ा देखना होगा, अगर आपको नहीं पता तो ये गलत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए होगा। देन भारत का 52nd टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया? ये रिसेंट में बनाया गया है, कहाँ पे? तो ये रामगढ़ विषधारी जो है, रामगढ़ विषधारी राजस्थान में, वहाँ पे इसको बनाया गया है। आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क ये है कि आप ये देख के आना जरा कि ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है कब स्टार्ट हुआ, इंडिया का पहला प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा था, एमपी में कौन कौन से ऐसे हमारे नेशनल पार्क से जो प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देख के आना है। देन मूविंग ऑन, भूकंपीय ना, अच्छा यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो शेडो जोन होता है, अर्थक्वेक का शेडो जोन होता है, स्टेट द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द अर्थक्वेक शेडो एरिया। 4 स्टेटमेंट हमारे पास में है, देखते हैं इसमें से कौन सा सही आंसर है। इसमें हमें क्या बताना है? जो ट्रू स्टेटमेंट है, सत्य कथन की पहचान करना है। द शेडो एरिया ऑफ द पी वेव्स इज लार्ज, नहीं, एस वेव हैज द लार्ज शेडो एरिया, ये सही है। द शेडो एरिया ऑफ द बोथ वेव इज इक्वल, गलत, नन ऑफ द अबव इज गलत। देखो ये क्या होता है, अगर आपने सुना हो, जो पी वेव्स का शेडो एरिया होता है ये 103 से लेके 143 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। वो थोड़ा सा आप मैप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, डायग्राम देख लेना। और जब हम एस वेव्स की बात करते हैं तो ये होता है 103 से लेकर 103, तो इसका जो एरिया होता है ना काफ़ी लार्ज होता है, जहाँ पे शेडो जोन बनता है। जिन लोगों ने इसका डायग्राम देखा है उन्हें पता होगा। इस वजह से हमारा ये बी स्टेटमेंट सही है, बाकी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएंगे। इसका मतलब द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। देन मूविंग ऑन, चक्रवात गुलाब गुजरात राजस्थान को प्रभावित किया। देखो जो गुलाब नाम से साइक्लोन आया था ना, ये एक्चुअल में ईस्टर्न इंडिया को हिट किया था, जो आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, ओडिशा वाला रीजन है, इधर आया था। तो इसका सही ये ऑप्शन ये तो गलत हो गया, ठीक है। चक्रवात शाहीन पाकिस्तान, ओमान, ईरान को प्रभावित किया, ऑप्शन बी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 1 फॉल्स क्यों है? क्योंकि वो वेस्ट इंडिया में नहीं आया था, ईस्टर्न इंडिया को हिट किया था, जो गुलाब नाम से साइक्लोन आया था। इस वजह से हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट आपको दिए हुए हैं ये टाइगर रिजर्व्स दिए हुए हैं, इनमें दिए गए हैं कौन कौन से राजमार्ग निकलते हैं। अगेन ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आप तभी आंसर कर पाओगे जब इसके बारे में आपको पता होगा।
तो इसका ऑल दो सही आंसर क्या है, हमें क्या देखना है इसमें, उन्होंने बोला है कि सही सुमेलित हैं, ठीक है। ऑप्शन ए पन्ना की हम बात करें तो ये NH39 पे, ये आपको पता होगा क्योंकि MP से रिलेटेड क्वेश्चन है, बाकी का आपने नाम नहीं सुना होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी जरूरी है, अदरवाइज आपकी थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के आधार पर आप इसको आंसर करना। ऑल्दो सिर्फ एक के आधार पर हम ये निकाल सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है, जब हमें पता है कि पन्ना NH39 पे है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, बाकी का हमें थोड़ा सा देखना होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस, थैंक यू सो मच।